हेलो दोस्तों, वैसे हिंदी के स्टडी प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज जो सेक्शन पढ़ने वाले हैं इंटरनेशनल वाला सेक्शन है, उसमें हम लोग रिपोर्ट्स एंड इंडाइसेस पर फोकस करेंगे। तो देखिए क्या क्या इसमें आज हम लोग को कवर करना है। पहला हम लोग को कवर करना है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, फिर है मर्सर्स कॉस्ट ऑफ लिविंग डेटा, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, तो जिस पर टिक करूँगा वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ज़्यादा देखना है। ग्लोबल पीस इंडेक्स, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सिप्री देती है एक न्यूक्लियर आर्सेनल, न्यूक्लियर शस्त्रों को लेकर के डेटा, इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, उसको भी हम लोग देखेंगे। फिर प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, जिसमें इंडिया की स्थिति बहुत ख़राब है, उसको देखेंगे। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसके बारे में हमेशा पूछता है। 2023-24 दोनों डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट जो रिपोर्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है सिप्री की रिपोर्ट, कि किसके पास कितना हथियार है, किसने कितना इम्पोर्ट किया। ठीक है। अगला है दिल्ली आईजीआई एयरपोर्ट इन द 10th बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, इसको शामिल किया गया है दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट को। एशिया पैसिफिक एसडीजी प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। वर्ल्ड डेमोक्रेसी रिपोर्ट आई है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, ये इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसके बारे में भी हमेशा प्रश्न पूछा हुआ है, तो प्रीवियस ईयर प्रश्नों से प्रभावित होने वाले जितने टॉपिक्स हैं उसको जरूर देखेंगे। फिर आता है इंटरनेशनल इवेंट्स। तो पहला जो टारगेट लिया है टॉपिक सी का, उसको कवर करने के बाद फिर हम लोग इंटरनेशनल इवेंट्स तक अगर पहुंचते हैं विद इन टाइम, तो हम लोग आगे के पोर्शन को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के। ठीक है। तो देखिए, पहले ही अनुरोध करना चाहता हूँ कि ये जो टॉपिक्स हैं वो हैं इंग्लिश में, और मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हिंदी वाले जो है परेशान हो इस वीडियो को देख करके और किसी तरह का कोई भद्दा कमेंट करें। ठीक है। तो भद्दा कमेंट आप मुझे नहीं कर रहे हो, अपने आप को कर रहे हो, अपने अपने अपनी स्थिति को कर रहे हो। ठीक है, मुझे नहीं कर रहे हो। किसी लैंग्वेज का ज्ञान होना कभी भी कोई ख़राब बात नहीं है। आपको हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में चीज़ें अवेलेबल हैं, और नहीं अवेलेबल है तो अवेलेबल हो जाएंगी। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपके लायक चीज़ें आएंगी, आप देख लीजिएगा। इस पर जर्मन या फ्रेंच को गाली देना या किसी और भाषा को गाली देना, ठीक है, तो आप अपनी मूर्खता को प्रदर्शित कर रहे हो, नथिंग एल्स। और ऐसे लोगों के लिए बस मैं विनम्र श्रद्धांजलि अपने मन में रखता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। जितने इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं या जो बाइलिंगुअल में कंफर्टेबल हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि आप जब हिंदी का कंटेंट पढ़ोगे जैसा कि मैंने पढ़ा, और जब आप इंग्लिश का कंटेंट पढ़ोगे जैसा कि मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो दोनों कंटेंट में आपको काफ़ी डिफरेंस दिखाई देगा। बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हिंदी में ठीक से कवर हुए हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इंग्लिश में ठीक से कवर हुए हैं। बट मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो इंग्लिश के टॉपिक्स हैं वो काफ़ी कंसाइज और क्रिस्प हैं, मतलब जो चीज़ें देनी है वो टू द पॉइंट दी गई हैं, कोई भी उसमें कहानी नहीं लिखी गई है। और कहीं कहीं मुझे ये लगता है कि प्रश्नों के आने की संभावनाएं इंग्लिश बुक से ज़्यादा हैं। शायद यही रीज़न होगा कि इंग्लिश की बुक 1 दिन पहले या 2 दिन पहले लॉन्च की गई थी। अब उसका रीज़न जो भी हो, बट चूंकि जो पैटर्न है खासकर यूपीएससी का वो इंग्लिश की ओर उन्मुख हो चुका है, डेविएट है थोड़ा सा। और हिंदी वाला जो है उसमें भी इंग्लिश मीडियम के बच्चे ज़्यादा सीरियसली कंटेक्स्ट को पढ़ते हैं, उनकी बुक्स जो है ज़्यादा क्लियर चीज़ों को लिखती हैं रादर देन कहानियाँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। कहने का मतलब यह है कि दोनों ही लेक्चर्स आप लोग जरूर देखिएगा। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, देखिए जितनी चीज़ें मैं अंडरलाइन करूंगा केवल उतनी ही चीज़ें पढ़ने लायक हैं, बाकी कहानी जब आप पढ़ना चाहते हैं तो आप बुक से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स किस वर्ष का आया है, सबसे पहले ध्यान ये रखना है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आया है 2024 का, और इसमें जो है, और भारत की स्थिति की बात करें तो एक रैंक नीचे चला गया है। कुल मिलाकर के 2024 में याद रखिए कि 85वीं रैंक पर है। ठीक है, कौन जारी करता है, तो ये जारी किया जाता है हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा, अ ग्लोबल सिटीजनशिप एंड रेजिडेंस एडवाइजरी फर्म इन जुलाई 2024। तो वैश्विक नागरिकता और रेजिडेंसी को लेकर के एक परामर्श संस्था है ये, जिसका नाम है हेनले एंड पार्टनर्स, वही इसको जारी करती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, हम लोग को बस इतना पढ़ना है कि पहले स्थान पर कौन है। तो पहले स्थान पर फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन है, जो कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहले स्थान पर है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स क्या करता है, तो वीज़ा फ्री एक्सेस के लिए एलिजिबल बनाता है किसी कंट्री को, कि आप किसी देश में जाएंगे तो वहाँ पर आपको वीज़ा नहीं लगेगा। ठीक है, तो 194 देशों को पहले स्थान पर जो है उनको एलिजिबल बनाया, और भारत के लिए 62 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो कि वीज़ा फ्री हैं। ठीक है, मतलब यहाँ से वीज़ा लेके नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ जा करके आप चीज़ें एक्सटेंड कर सकते हो। और पहले इंडिया की जो रैंक थी वो आपका 62 कंट्रीज़ में थी। ठीक है,
कंट्रीज़ में हो गई है। पहले जो है 60 कंट्रीज़ में थे, ठीक है। तो 2023 में केवल 60 कंट्रीज़ उसको अलाउ की थी, जबकि इंडिया की रैंक थी 84। और अभी लेकिन वीज़ा फ्री के केस में ऐसी कंट्रीज़ जो वीज़ा फ्री अलाउ करती हैं वो संख्या बढ़ गई है। तो अभी टोटल 62 कंट्रीज़ हैं ऐसी, ठीक है। तो इंडिया की रैंक कितनी है आपके फिनले पासपोर्ट इंडेक्स में? 85th है। और कितनी कंट्रीज़ ने वीज़ा फ्री एंट्री दे रखी है? तो 62 कंट्रीज़ ने दे रखी है, ठीक है। अफगानिस्तान इसमें बॉटम स्पॉट में पाया गया है, ठीक है। आइए चलिए, मर्सर की रिपोर्ट आई है कॉस्ट ऑफ लिविंग डेटा। तो मर्सर एक संस्था है जो कि कॉस्ट ऑफ लिविंग डेटा देती है, ठीक है। कॉस्ट ऑफ लिविंग का मतलब ये हुआ कि आप कहीं पर रह रहे हो अगर किसी कंट्री में, तो कितना ज़्यादा खर्चा आपका आएगा। जैसे मान लो कि आप दिल्ली अगर जा रहे हो, तो ये मान के चलो कि अगर 2 दिन की ट्रिप है तो मोटी मोटा 3,000 रुपये मान के चलो कि इतने खर्चे हो ही जाएंगे आपके, ठीक है। वहीं आप किसी सस्ते शहर में आते हो, गोरखपुर में आते हो, तो आपका काम 1,500 में भी चल सकता है, ठीक। किसी इससे भी सस्ते जगह पर जाते हो तो उससे भी हल्के में आपका काम चल सकता है। लेकिन दिल्ली जैसी संस्था, बेंगलुरु जैसी संस्था, पुणे मुंबई जैसी संस्था, ठीक है, यहाँ पर आपका क्या होगा? ज़्यादा पैसे खर्चे होंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है, रहने के लिए जो योग्य स्थितियाँ हैं या जो खर्च आता है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो जून 2024 में मर्सर के हिसाब से जो है कॉस्ट ऑफ लिविंग डेटा आया, ठीक। और इसमें हांगकांग, सिंगापुर और ज्यूरिख 3 सिटीज़ हैं जो कि कॉस्टलियर सिटीज़ इंटरनेशनल वर्कर्स के लिए बनी हुई हैं, ठीक है। अब इसमें केवल नाम देख लीजिए कौन कौन है। तो हांगकांग सबसे पहले नंबर पर है, मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी है। सिंगापुर दूसरे नंबर पर है और ज्यूरिख तीसरे नंबर पर है। तो पॉइंट याद रखिएगा, हांगकांग के बाद है सिंगापुर, सिंगापुर के बाद है ज्यूरिख। वहीं नीचे से देखोगे तो अबूजा सबसे नीचे कंट्री है, मतलब सबसे सस्ती या लीस्ट एक्सपेंसिव है। लागोस है और इस्लामाबाद है, ठीक है। तो इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल है, आप लोग वहाँ जाकर के सस्ते में रह सकते हो, ठीक है। लेकिन ये याद रखना कि कॉस्ट ऑफ लिविंग की जगह वहाँ कॉस्ट ऑफ लाइफ होना पड़ेगा, क्योंकि अगर कहीं बम वम फटने लगा, गोली वोली चलने लगी, तो भाई सस्ते में तो रहोगे लेकिन उतना घाटा हो सकता है। चलो कोई बात नहीं। मुंबई जो है भारत की हाईएस्ट इंडियन सिटी टेकिंग 136 प्लेस है, जो कि नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली मूव टू अप टू 165 प्लेस है। यानी कि भारत में अगर महंगे जगह की बात की जाए तो मुंबई सबसे महंगा है, 136वें प्लेस पर है इस रिपोर्ट में। और जो दिल्ली है आपका वो 165वें प्लेस पर है, ठीक है। चलिए अगला आता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट को हम लोग जरूर पढ़ें। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें उसको ध्यान रखिएगा। पहला कि 18वां एडिशन ऑफ ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट आया है, वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट, ठीक है। चौथा एडिशन आया है, तो 18वां एडिशन आया है। कब आया इससे मतलब नहीं होता है, लेकिन कौन रिलीज करता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार इस पर कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा हुआ है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF लॉन्च करता है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, ठीक है। तो WEF जो है इसको लॉन्च करता है। इस रिपोर्ट के अनुसार इट वुड टेक 134 ईयर्स, दैट इज टिल 2158 टू रीच फुल जेंडर पैरिटी विच ट्रांसलेट इनटू 5 जनरेशन बियॉन्ड द 2030। कह रहा है कि जो 2030 तक का कुछ लक्ष्य रखे हुए हैं वो जेंडर पैरिटी की अगर बात की जाए तो 134 साल में जेंडर पैरिटी जो है समाप्त होगी। तो जो भी जेंडर डिफरेंस है या जेंडर गैप है यानी कि जेंडर पैरिटी, उसको अगर ख़त्म किया जाए तो 134 साल लग जाएंगे, यानी कि वर्ष 2158 चलता रहेगा जब सारी चीज़ ख़त्म होगी, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है 2030 तक का है, तो उसके बियॉन्ड ये लगभग 5 जनरेशंस तक जाएगा। हालांकि इतनी चीज़ें जाननी नहीं है। रिपोर्ट में टोटल कितनी कंट्रीज़ ली गई हैं, तो 146 कंट्रीज़ ली गई हैं। 4 इंडाइसेस लिए जाते हैं, मतलब 4 मेजर फैक्टर्स देखे जाते हैं। क्या क्या है? इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, की आर्थिक भागीदारी और अवसर, ठीक है। दूसरा है एजुकेशनल अटेनमेंट, शैक्षिक प्राप्तियां। हेल्थ एंड सर्वाइवल, यानी कि स्वास्थ्य और प्रत्याशा, मतलब कितना दिन तक सर्वाइव कर रहे हैं। और पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, अर्थात राजनीतिक सशक्तिकरण। इन चारों बेसिस पर देखा जाता है। 0 से 100 तक का स्कोर दिया जाता है। आयरलैंड फर्स्ट आया 93.5 स्कोर के साथ। स्कोर नहीं याद रखेंगे आप, याद रखेंगे आइसलैंड जो है वो फर्स्ट आया है, तो सॉरी आइसलैंड जो है वो फर्स्ट आया है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। स्कोर कितना है, मतलब 93.5 के आसपास का स्कोर। उसके बाद आती है कंट्रीज, फिनलैंड आता है और नॉर्वे आता है, ठीक है। तो इन 3 कंट्री का नाम याद रख लो। पहला तो आइसलैंड याद कर लोगे, दूसरा है फिनलैंड और तीसरा है नॉर्वे, ठीक है, जो कि पहले दूसरे तीसरे नंबर पर आती हैं, ठीक। फिर आता है आपका न्यूजीलैंड। तो इतनी सारी चीज़ें नहीं याद करेंगे हम लोग, सीधे आएंगे लास्ट की बात करेंगे। तो सबसे लास्ट में आता है सूडान 146 कंट्रीज़, फिर आता है पाकिस्तान, ठीक है। तो लास्ट की 2 याद कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे कि
कि भारत की जो ओवरऑल रैंक बनती है वो बनती है 129th आउट ऑफ 146 कंट्रीज। तो भारत की रैंक जो कि इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या क्या बताया कि आइसलैंड पहले नंबर पर है, भारत 129वें नंबर पर है, 146 कंट्रीज की टोटल यहाँ पर रैंकिंग आई है, और सूडान 146वें नंबर पर है। इतना पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो चीज़ें दी हैं आप चाहो तो याद कर सकते हो कंपैरिजन के लिए, ठीक है, केवल, ठीक है। अब उसमें भी डिफरेंट रैंकिंग देता है, जैसे इंडिया रैंक 65th ग्लोबली इन पॉलिटिकल एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन एंड 10th इन पैरिटी ऑफ ईयर्स विद फीमेल मेल हेड्स ऑफ स्टेट्स ओवर द पास्ट 50 ईयर्स। तो 65वां ये लोग रैंक पाए हैं पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वाली बात की जाए विमेन के केस में, उसमें, ठीक है। बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, रैंकिंग को रैंकिंग के तरीके से पढ़ना है। आता है ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि शांति सूचकांक। शांति सूचकांक आपका 18वां एडिशन, पहली चीज़ ये हो गई कि इसका 18वां संस्करण जो है आया है ग्लोबल पीस इंडेक्स का। जारी कौन करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, दैट इज IEP। कहाँ का है? तो एक ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक है, ये भी पॉइंट याद रखेंगे। प्रश्न ऐसे बना सकता है कि हाल ही में 18वीं एडिशन ऑफ ग्लोबल पीस इंडेक्स GPI आई है, जो कि इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा लॉन्च की जाती है। वो किस कंट्री का थिंक टैंक है? न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन और कतर, ठीक है। तो वहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब इस इंडेक्स के बारे में बात की जाए तो इस इंडेक्स को फंड करते हैं स्टीव किलाई, ठीक है, ठीक है। तो इसको फाउंड किया था यानी कि खोजा था इस इंस्टीट्यूट को स्टीव किलेलिया ने, जो कि ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर है, वहाँ के एक उद्यमी है और फिलैंथ्रोपिस्ट है, मतलब परोपकारी व्यक्ति हैं, ठीक है। ये इसको अब बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें दी हुई हैं, मैं सारी चीज़ें नहीं पढ़ूंगा आपके लिए, बस इतना जानना है कि GPI जो है वो फाइंड करता है द वर्ल्ड बिकम लेस पीसफुल फॉर द 12th टाइम इन द लास्ट 16 ईयर्स। 12वीं बार जो है विश्व कम शांतिपूर्ण रहा, ऐसा कुछ कह रहा है। यानी कि जो भी इसकी शांति है, जिस पैरामीटर्स पर तय की जाती है विश्व की शांति, वो 16 में से 12वीं बार कम रही अपने पैरामीटर्स या अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में, ठीक है। आपने देखा है कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था गाज़ा और यूक्रेन के बीच में, जैसे गाज़ा पट्टी इजराइल वाले इलाके को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वहीं यूक्रेन और रशिया का वॉर चलते चलते अब लगभग 2 साल हो चुका है। तो ये सारे चीज़ों को लेकर के इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है इसकी पीस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, ठीक है। और ये जो बैटल है वो 1,62,000 लोग लगभग इसमें डेथ हुए हैं 2023 के डेटा के अनुसार। इसमें अगर बात की जाए तो आइसलैंड वहाँ पर भी बिल्कुल ठंडी और पहली कंट्री है ग्लोबल पीस इंडेक्स में। इतनी ठंडी कंट्री है, ठंडी का मतलब क्यों हुआ? बहुत कूल कंट्री है, समझ में आ रहा है? वहाँ मैं ठंड से ठंडी का वो नहीं लगा रहा हूँ, कूल कंट्री है कि इसको पीस मेंटेन करना, और इसने पीस मेंटेन किया है। तो वहाँ पर आइसलैंड जो है मोस्ट पीसफुल कंट्री के रूप में आई है, और ये पोजीशन को हेल्ड करता है 2008 से, जब 2008 से ही लगातार पीसफुल कंट्री बनी हुई है आइसलैंड। वहीं अगर आप यमन देखेंगे तो यमन जो है लीस्ट पीसफुल कंट्रीज में आता है, जो कि इसका स्कोर टोटल आपका 3.397 के आसपास है, या 3.397 है, आसपास नहीं। और दूसरे नंबर पर जो लीस्ट पीसफुल है वो है सूडान, ठीक है। पहले, दूसरे, तीसरे का यहाँ पर लिस्टिंग दी हुई है। तो आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया जो है टॉप 3 पीसफुल कंट्रीज है। बात करें हम लोग यमन की, तो यमन के बारे में मैंने बता दिया है। इंडिया की रैंक देखेंगे तो 116वें नंबर पर इंडिया आ गया है 163वें कंट्रीज पर। 163 कंट्री पर, इसको याद कैसे करते हैं? 116/163, हमेशा इंडिया के केस में ऐसे ही याद करेंगे, 116 डिवाइड बाई 163 लिख करके याद करेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि कितनी कंट्रीज में भारत का कितना रैंक बना हुआ है। स्कोर कितना है? तो 2.5 से नीचे है, 2.313 है। पाकिस्तान, श्रीलंका जो है थोड़ी सी जो है रैंक इनकी, तो पाकिस्तान की रैंक जो है बुरी है, 140वीं रैंक है। वहीं श्रीलंका की रैंक जो है वो 100वें नंबर पर है। श्रीलंका जो है कम स्कोर अटेन किया है, यानी कि इसकी रैंक अच्छी है, वहीं पाकिस्तान ने ज़्यादा स्कोर अटेन किया है, तो रैंक खराब है, ठीक है। भूटान 21वें नंबर पर है, तो भूटान से बहुत कुछ सीखना चाहिए हम लोग को, ठीक है। आपको बताना है कि गेलिफू परियोजना जो है वो किस कंट्री में बन रही है, ठीक है। बात की जाए नेपाल की, चाइना की, तो ये लोग जो है क्रमशः 80 और 88वें नंबर पर है। चाइना साइप्रस के साथ एक कंबाइंड रूप से 88वें नंबर पर आया है, ठीक है। फिर आता है सिप्री की रिपोर्ट। सिप्री का फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो कहाँ पर स्थित है सिप्री? सिप्री स्थित है स्टॉकहोम में, ठीक है। अब बात आती है कि सिप्री बताता है कि किसके पास कितने न्यूक्लियर आर्सेनल हैं, यानी कि कितने न्यूक्लियर यानी कि परमाणु युद्ध करने वाले जो अस्त्र शस्त्र होते हैं वो कितने ज़्यादा हैं। आपको बताना है कि स्टॉकहोम किसकी कैपिटल है। अब देखते हैं कि इंडिया के बारे में बात कर रहा है कि इंडिया के पास 172 वेपन है, जो कि न्यूक्लियर वेपन है, ठीक है। तो 172 परमाणु युद्ध करने वाले जो वो हैं
हथियार हैं वो हैं, परमाणु हथियार हैं 172, और ये पाकिस्तान से आगे निकल चुका है रैंकिंग में इस हिसाब से, ठीक है। टोटल 9 न्यूक्लियर आर्म्ड स्टेट्स की बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएसए जिसको बोलते हैं, फिर रशिया, फिर आता है यूनाइटेड किंगडम, फिर आता है फ्रांस, फिर आता है चाइना, फिर आता है यहाँ पर आपका इंडिया, पाकिस्तान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और उसके अलावा इजराइल। तो ये ऐसी 9 कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन, ठीक है। तो 9 कंट्री का नाम याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी होता ये है कि पूछ लेता है कि कौन सा परमाणु संपन्न राष्ट्र है अथवा नहीं, ठीक है। तो अगर ऑप्शन दे दिया कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया की जगह पर अगर दे दिया साउथ कोरिया, इजराइल, पाकिस्तान और इंडिया, तो इन निम्न में से कौन सा परमाणु संपन्न है या नहीं है, ठीक है, हथियारों के मामले में, तो उसमें आपको एक टिक करना रहेगा। तो साउथ कोरिया नहीं है वर्तमान में, तो एक ऑप्शन उसमें से टिक हो जाएगा, ठीक है। अगर बात की जाए तो इसमें कुछ डेटा और दिया हुआ है, जैसे एक डेटा है यहाँ पर, तो जो डेटा यहाँ पर है कि रशिया एंड द यूएस रिमेन डोमिनेंट होल्डिंग 90% ऑफ द वर्ल्ड न्यूक्लियर वेपन, कि जो विश्व के टोटल परमाणु हथियार हैं उसका 90% जो है यूएस और रशिया के पास है, ठीक है। ये कौन बताता है? सिप्री की रिपोर्ट बताती है कि रशिया के पास 4380 वॉरहेड्स हैं और 3708 जो है वॉरहेड्स ये आपके यूएसए के पास स्थित है। इंडिया की पास जो है 172 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं और रैंकिंग इस तरह से इसकी ग्लोबली 6वीं है, ठीक है। वहीं पाकिस्तान के पास 170 वॉरहेड है और जो कि इंडिया के बाद आता है, ठीक है। तो आपको एक मोटी मोटा चीज़ें समझ में आ गई कि सिप्री जिसका मुख्यालय जो है वो स्टॉकहोम में स्थित है, वो बताता है कि कितने परमाणु संपन्न देश हैं। तो यहाँ पर 9 परमाणु संपन्न देश है, जिसमें कि आपका नॉर्थ कोरिया, इजराइल, इंडिया और पाकिस्तान ये भी शामिल है, ठीक है। फिर बात आती है कि सबसे ज़्यादा वॉरहेड्स किसके पास है? सबसे ज़्यादा वॉरहेड्स हैं 4300 के आसपास आपके रशिया के पास। वहीं दूसरे नंबर पर यहाँ पर है यूएसए, ठीक है, जिसके पास 3708 वॉरहेड्स हैं। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये टोटल न्यूक्लियर वेपन्स के 90% ऑफ द टोटल वॉरहेड्स को रखते हैं अपने पास। भारत की बात की जाए तो 172 वॉरहेड्स के साथ ये विश्व में 6वें नंबर पर है, यानी कि इन 9 देशों में 6वें नंबर पर भारत आता है। वहीं पाकिस्तान 170 वॉरहेड्स के बाद उसके बाद आता है, ठीक है। चलिए, बात आ रहा है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, किस कंट्री में प्रेस को कितनी स्वतंत्रता दी जाती है, वो कितना जो बोलते हैं आर्टिकल 19 जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, आर्टिकल 19(1) का किस तरीके से उपयोग कर पाता है, मतलब हमारे देश के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यानी कि उसके प्रेस को कहीं भी इन्फ्लुएंस नहीं किया जाता है, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा या फिर बिजनेसमैन के द्वारा, ठीक है, किसी का स्पेशल कंटेंट छापने के लिए। समझ में आ रहा है? तो उसका एक डेटा आया हुआ है, तो उसमें हम लोग डायरेक्टली देख लेते हैं कि गुड किसको बोलते हैं। अगर 85 से 100 पॉइंट के बीच में है तो यानी कि उस कंट्री का आने वाला जो आपका प्रेस फ्रीडम है, यानी कि प्रेस को मिली हुई जो स्वतंत्रता है वो बहुत अच्छी है, गुड के कैटेगरी में है, जिसको ग्रीन सिग्नल के द्वारा दिखाया जाता है। फिर आता है सेटिस्फैक्ट्री 70 से लेकर के 85 पॉइंट तक का। फिर लाइट ऑरेंज, हल्का ऑरेंज, जिस कलर का बाबा जो है कपड़ा पहनते हैं, प्रॉब्लमेटिक होता है 55 से 70, और 0 से 40 जो है वो वेरी सीरियस यानी कि डार्क रेड से इसको दिखाते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए इंडिया की पोजीशन की, सीन अ स्लाइट इंप्रूवमेंट मूविंग फ्रॉम 161 इन 23 टू 159 अमंग 180 कंट्रीज। तो 180 देशों में अभी वर्तमान जो रैंकिंग है वो भारत की 159 है, जो कि पिछले वर्ष के 161 से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिखाता है, क्योंकि अब रैंकिंग थोड़ी सी ठीक हो गई है, ठीक है। उस हिसाब से भारत ठीक तो हुआ है, लेकिन अगर बात की जाए कुछ आसपास की कंट्रीज़ की, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, तो तुर्की और पाकिस्तान और श्रीलंका से अभी भी भारत की रैंकिंग जो है ख़राब है, क्योंकि तुर्की 198, पाकिस्तान 152 और श्रीलंका में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के मामले में 150वां रैंक ये लोग जो है हासिल किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कौन सी कंट्री टॉप की, क्योंकि टॉप की 3 कंट्री का नाम, इंडिया का नाम, ये जानना इंपॉर्टेंट होता है, और लास्ट की 1 कंट्री या 2 कंट्री का नाम, ठीक है। तो NDS याद करेंगे, नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं, जहां पर प्रेस की स्वतंत्रता जो है वो बहुत अधिक है, यानी कि प्रेस को जो छापना रहता है वो निष्पक्ष होकर के छाप सकता है, यानी कि किसी भी क्या बोलेंगे एजेंसी के थ्रू वो नहीं गुजरना पड़ता है उसको, ठीक। अगला है कि सबसे लास्ट में आती है इरिट्रिया और उसके पहले आती है सीरिया, यानी कि सीरिया और इरिट्रिया में इरिट्रिया सबसे खराब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स वाली कंट्री है, वहीं सीरिया जो है दूसरे नंबर पर खराब कंट्री है, ठीक है। तो इसमें एक पॉइंट और बहुत देखने लायक है जो कि भारत के बारे में सीरियस चिंता दिखाता है, वो ये है
कि यहाँ पर जो पॉइंट है, डिस्पाइट दिस अपवर्ड शिफ्ट इन रैंकिंग, रैंकिंग तो भले सुधर गई है कि 161 जो 2023 में रैंकिंग थी उसके कंपैरिजन में दोस्तों अभी ये रैंकिंग 159 हो चुकी है वर्तमान 2024 में। लेकिन इंडिया को जो स्कोर है वो विटनेस कर रहा है एक डिक्लिनेशन की ओर, यानी कि स्कोर गिर गया है। 36.62 का स्कोर था लास्ट ईयर, लेकिन इस वर्ष 31.28 का स्कोर पाई है, जबकि रैंकिंग पाई है 159। अगर हम लोग 36 के स्कोर को इसमें लाई करोगे तो आ जाएगा 0 से 40 पॉइंट के बीच वाला, यानी कि वेरी सीरियस डार्क रेड कैटेगरी में इंडिया लाई करती है। ठीक है, जो कि इंडिया के प्रेस फ्रीडम के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक बात है। ठीक है, फिर आता है ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। इसको हम लोग देखेंगे, इसको कहीं कहीं HDI रिपोर्ट भी कहते हैं। तो पहला प्रश्न यहां पर यह पूछता है कि ये जो है इसका टाइटल क्या है, पहला प्रश्न पूछ सकता है। तो इसका टाइटल है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री इमेजिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जो है इसका टाइटल है। तो अगर पूछता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का 2023-24 में टाइटल क्या है, तो है ब्रेकिंग द ग्रिडलॉक री इमेजिंग कोऑपरेशन इन ए पोलराइज्ड वर्ल्ड, कि किस तरह से ध्रुवीय जो विश्व है उसमें आप किस तरह से कोऑपरेशन को री इमेजिंग कर सकते हैं और ग्रिडलॉक जो है उसको तोड़ना हमारा उद्देश्य है। ठीक है, लॉन्च किया गया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो याद कर लीजिए HDR यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP के द्वारा लॉन्च की जाती है। अगर कंट्रीज की बात की जाए HDI वैल्यू के साथ, तो आता है स्विट्जरलैंड सबसे पहले, नॉर्वे और आइसलैंड, ये क्रमशः 3 कंट्रीज हैं जिनकी जो रैंकिंग है वो पहली, दूसरी और तीसरी है। ठीक है, वहीं बात करें कि किसकी रैंकिंग में सुधार हुआ है, तो आइसलैंड जो कि तात्कालिक समय में 2021 के समय में चौथे नंबर पर था, वो अभी वर्तमान में तीसरे नंबर पर आ गया है। और हांगकांग जो कि चाइना का है वो तीसरे नंबर पर था, जो कि शिफ्ट हो गया है चौथे नंबर पर। तो याद कर लेंगे स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आइसलैंड जो है वो HDI रैंकिंग में पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर है। बात की जाए बॉटम कंट्रीज की, तो सोमालिया सबसे लास्ट 193वीं कंट्री और उसके ऊपर है साउथ सूडान जो कि 192वें नंबर पर अपना स्थान रखती है। की हाईलाइट की बात की जाए तो कोविड पेंडेमिक के बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, जिसके कारण पिछले 30 सालों में पहली बार HDI इंडेक्स जो है डिक्लाइन करता हुआ दिखाई देता है, मोस्टली इन डेवलपिंग कंट्रीज यानी कि विकासशील देशों में जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वो घटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसमें एक तो कोविड-19 पैंडमिक को जिम्मेदार माना जाता है और दूसरा है जो वॉर चल रही है यूक्रेन के साथ, उसके साथ क्लाइमेट चेंज को जिम्मेदार माना जाता है, जिस कारण से HDI डेवलपिंग कंट्रीज में लास्ट 30 ईयर्स में पहली बार गिरी है। ये रिपोर्ट देखती है कि वर्ल्ड इज नॉट ऑन द ट्रैक टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी कि जो भी आपका सतत विकास लक्ष्य है जिसको 2030 तक पाना है, उसके बारे में बताती है कि विश्व उस राह पर या पथ पर है ही नहीं कि 2030 तक अपने गोल को अटेन कर पाए। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी गिर गई है पहली बार वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे कि जीवन प्रत्याशा जो है वो विश्व युद्ध 2 के बाद, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार गिर गई है। ठीक है, द ग्लोबल एजुकेशन क्राइसिस है डीपेंड विद 244 मिलियन चिल्ड्रन एंड एडोलसेंस आउट ऑफ स्कूल। 244 मिलियन जो बच्चे हैं वो आउट ऑफ स्कूल हैं, यानी कि पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि इनरोल्ड नहीं है, ये भी देखा गया है। ठीक है, इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के सिनेरियो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया अटेंड द HDI स्कोर 0.644 इन 2022 में इंडिया 0.644 का स्कोर पा करके 134वें नंबर पर था 193 कंट्रीज़ में। वहीं 2023-24 की रिपोर्ट में 135वें नंबर पर है, सॉरी कुछ गलत बता रहा था, कि इंडिया ने अटेन किया है HDI स्कोर, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर 0.644 2022 में, और पोजीशन हुआ है उसकी जो रैंक आई है 134वीं आई है 193 कंट्रीज में UN के 2023-24 वाली रिपोर्ट में। ठीक है, यानी कि जो 23-24 वाली रिपोर्ट है वो बताती है कि भारत 134वें नंबर पर है 193 कंट्रीज में और स्कोर है 0.644 2022 के अकॉर्डिंग। ठीक है, कंपेयर किया जाए अगर तो 2021 के डेटा से तो 135वें नंबर पर उस समय था, यानी कि थोड़ी सी स्थिति ठीक हुई है। दिस कैटेगरी इंडिया अंडर मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर में मध्यम मानव विकास के अंतर्गत भारत आ रहा है। ठीक है, अगर अलग देशों की बात की जाए तो श्रीलंका, चाइना देख सकते हो आप, चाइना का रैंक 75 आ रहा है। ठीक है, इंडिया 134 है तो भूटान की रैंक 125 आ रही है, तो भूटान को भी देख लो, अच्छी कंट्री है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बात किया जाए थोड़ी सी, तो कहता है कि इट वॉज पब्लिश्ड ऑन 2010 में पहली बार पब्लिश हुआ था, अपडेट हुआ था 2011 में जून के महीने में। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कैलकुलेट किया जाता है HDI 3 डायमेंशंस को लेकर के। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है 3 डायमेंशंस को रखता है। पहला रखता है अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, कि आप कितने स्वस्थ हैं,
ठीक है, और कितनी लंबी आपकी जीवन यात्रा है यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ SDG 3 के अकॉर्डिंग की, यानी कि जीवन के समय आपकी जीवन प्रत्याशा क्या है, इसको लेकर के SDG 3 को पहला जो इसका फैक्टर है। दूसरा है एजुकेशन, यहाँ पर शिक्षा कैसी चल रही है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग की लगभग औसत एक एज क्या है कि लोग जब तक स्कूल में रहते हैं, वो चीज़ देखा जा रहा है, जो कि SDG 4.3 में आता है और 4.4 में आता है, ठीक है। और तीसरा है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि किस तरह का जीवन यापन यहाँ पर लोग कर रहे हैं, जिसमें आपका GNI यानी कि ग्रॉस नेशनल इनकम देखा जाता है पर कैपिटा के हिसाब से, PPP इंटरनेशनल डॉलर के हिसाब से, जो कि SDG 8.5 में आता है। तो अगर SDGs की बात करेंगे तो SDG का जो 8वां गोल है उसका 5वां पॉइंट यानी कि 8.5 इसमें इन्वॉल्व होता है, SDG 4.3 एंड 4.4 इन्वॉल्व होता है, और SDG 3 इन्वॉल्व होता है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के 3 फैक्टर्स हैं जो कि HDI निकालने में मदद करते हैं। तो पहला है अ लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ, ये चीज़ याद रखिएगा। दूसरा है एजुकेशन, और तीसरा है डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, कि किस तरह का जीवन यापन कर रहे हो, कितना औसत शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, और कितनी लंबी और स्वस्थ जीवन आपका चल रहा है, ठीक है। इंडेक्स जो है ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच डेवलप किया गया था महबूब उल हक के द्वारा, ठीक है, एंकर्ड इन अमर्त्य सेन वर्क ऑन ह्यूमन कैपेबिलिटीज़। तो अमर्त्य सेन का जो ह्यूमन कैपेबिलिटी था, ठीक है, उस पर ये काम बेस था। तो ये इतनी चीज़ें नहीं याद रखनी है, बस ये याद रखना है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच है उसको महबूबुल हक के द्वारा किया गया था, ठीक है। इंडिया जेम्स 14 रैंक ऑन जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2022। तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स की बात करेंगे अगर हम लोग, लैंगिक असमानता बोलते हैं इंडेक्स की बात करेंगे, तो पहली चीज़ तो ये डेवलप किया जाता है UNDP के द्वारा, ठीक है, और इसको ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंतर्गत 2023-24 वाले में दिया गया है। इंडिया की रैंक आई है 108 आउट ऑफ 193 कंट्रीज, ठीक है। तो जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स के बारे में अगर पूछेगा तो 108वीं रैंक है 193 कंट्रीज में, ठीक है। वहीं डेनमार्क जो है टॉप किया है, उसके बाद नॉर्वे और स्विट्जरलैंड आते हैं क्रमशः। तो इस चीज़ को भी आप लोग बना करके लिख लीजिएगा, बॉक्स वाली चीज़ों को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है इसके बारे में। सिप्री जो है ये भी दिखाता है कि वर्ल्ड के टॉप आर्म एक्सपोर्टर कौन सी कंट्री है। जैसे सिप्री का एक डेटा भी हम लोगों ने पढ़ा जिसमें न्यूक्लियर आर्सेनल्स के बारे में बात की जा रही थी, सेम वही सिप्री जो है ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर और इंपोर्टर के बारे में बताता है। चलिए तो याद रखेंगे कौन ये सारा डेटा लॉन्च करता है। तो सिप्री लॉन्च करता है, इसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, दैट इज सिप्री, ठीक है। तो इसमें ये एक स्वीडिश थिंक टैंक है, अगर पूछे तो ऑस्ट्रेलिया का मत लगाइएगा, एक स्वीडन का थिंक टैंक है। ये बताता है कि इंडिया एज अ वर्ल्ड्स टॉप आर्म इंपोर्टर फॉर द पीरियड ऑफ 2019 to 23, ये 23 कहता है कि 2019 से लेकर के 2023 तक भारत विश्व का सबसे बड़ा देश बनकर के उभरा है, जो कि सबसे ज़्यादा हथियार को आयात करता है, यानी कि मंगाता है अपनी कंट्रीज़ में। टॉप एक्सपोर्टर की बात की जाए, द 5 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कौन कौन बेचता है या निर्यात करता है, तो यूनाइटेड स्टेट्स टॉप एक्सपोर्टर है, उसके बाद फ्रांस है, फिर रशिया, चाइना और जर्मनी जो है वो 5 लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द कंट्री बन करके उभरे हैं या पहले से भी थे, ठीक है। और ये 75% जो टोटल आर्म एक्सपोर्ट होता है, जो भी हथियारों का निर्यात होता है, उसमें ये 5 कंट्रीज जो है अपना 75% कंट्रीब्यूट करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स लीड करता है सबसे ज़्यादा, 42% ग्लोबल शेयर रखता है, यानी कि वैश्विक रूप से 42% जो भी हथियार खरीदे जाते हैं वो चीज़ एक्सपोर्ट की जाती है आपके यूएसए के द्वारा। यूएसए चाहता है तो हथियार लो, जैसे वो थे नहीं कालीन भैया गन सप्लाई करते थे और कहते थे चलाओ कट्टा, ठीक है, और एक हाथ फट गया तो दूसरे से चलाओ। उसी तरीके से यूएसए करता है कि सबको जो है हथियार सप्लाई करता है, जो हथियार लोगे तो केवल लहराने के लिए थोड़े लोगे, ठीक। उसके बाद आता है रशिया जो है आर्म्स एक्सपोर्ट फेल बाई 53% बिटवीन 2014 to 18 and 2019 to 23 and it announced for 11% of the total global arm export। अब इसमें 2 डेटा और है कंपेयर करने के लिए। पहला ये कि यूएसए का अगर एक डेटा देखा जाए 2014 से 18 के बीच का और 2019 से 23 के बीच का, तो 2014 से 18 में जितना भी वो एक्सपोर्ट करता था उससे 17% ज़्यादा 2019 से 23 के बीच में करता है। वहीं सेम चीज़ अगर रशिया के साथ देखी जाए तो 53% जो है ये गिर चुके हैं 2014 से 18 वाले डेटा के कंपैरिजन में। अगर किया जाए 2019 से 23 वाले डेटा में तो 53% डेटा गिर चुका है इनका, यानी कि एक्सपोर्ट गिर चुका है। और अब मात्र रशिया जो है 11% टोटल एक्सपोर्ट के वर्ल्ड के टोटल हथियारों के निर्यात में योगदान करता है, ठीक है। तो 42% जो है टोटल चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स का, 11% टोटल चल रहा है आपके रशिया का, ठीक है। बात की जाए टॉप 5 इंपोर्टर्स की, तो 5 लार्जेस्ट
इंपोर्टर जो है 2019 से 23 के बीच में कौन कौन है, तो पहले नंबर पर है इंडिया, दूसरे नंबर पर है सऊदी अरेबिया, तीसरे पर कतर, चौथे पर यूक्रेन और पांचवें पर पाकिस्तान। ठीक है, तो ये जो है 5 बड़े इंपोर्टर्स हैं जो लोग मंगाते हैं। फिर आता है दिल्ली का जो IGI एयरपोर्ट है, यानी कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसको 10 बिजिएस्ट एयरपोर्ट में शामिल किया गया वर्ल्ड के। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, पहला एयरपोर्ट जान सकते हैं हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और दूसरा है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, और तीसरा है दलास अथवा फोर्थ वर्थ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। वहीं 10वें नंबर पर आता है आपका इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इस्तांबुल। वक्त देखो यार 7वें नंबर पे पहुंच गया। हाँ, व्यस्त रहेगा ही, सारे जो है वहीं पहुंचते हैं। अब मैं सारे वर्ड नहीं बोलूँगा, इस्तांबुल का भी याद कर सकते हैं। ठीक है, खैर छोड़िए, इस्तांबुल कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है टर्की का। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक, मैं इसको इस्तांबुल की जगह इस्लामाबाद समझ रहा था, तो मैं इसको टिक करने लगा था। ठीक है, इस्तांबुल है। चलिए आ जाइए, एशिया पैसिफिक SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट आई हुई है इस समय, बहुत काम की रिपोर्ट है ये। ठीक है, नाम है इसका एशिया पैसिफिक SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट 2024। मतलब जो भी सतत विकास लक्ष्य की ओर, जो कि 2030 टारगेट है, उसकी ओर जो एशिया की कंट्रीज़ हैं, या एशिया पैसिफिक कह लो, एशिया और प्रशांत महासागरीय क्षेत्र जो है, उस जिस तरह से ये लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये रिपोर्ट बताती है कि 2062 तक ये लोग टारगेट पूरा नहीं कर पाएंगे। ठीक है, लॉन्च किसके द्वारा किया जा रहा है, तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन UNESCAP के द्वारा ये रिलीज किया गया है एशिया पैसिफिक SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया जा रहा है, द रीजन विल नॉट अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये जो क्षेत्र है एशिया पैसिफिक, ठीक है, ये जो क्षेत्र है ये SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को, सतत विकास लक्ष्य को 2062 तक प्राप्त नहीं कर पाएगा विद द करंट पेस। अगर इस पेस से चलता है तो विच इज 32 ईयर बियॉन्ड द टारगेटेड ईयर, यानी कि 32 साल बाद का टारगेट जो कि होगा, यानी कि 32 साल बाद 2062 में भी 2030 वाला लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे अगर इस स्पीड से चलेंगे। एशिया एंड पैसिफिक SDG प्रोग्रेस रिपोर्ट 2022 प्रोवाइड करती है एक ओवरव्यू ऑफ करंट प्रोग्रेस, जो भी इस समय का जो प्रोग्रेस चल रहा है इनका। ठीक है, इसके हिसाब से 17 सस्टेनेबल गोल जो है, सतत विकास लक्ष्य 17 जो हैं, और 169 टारगेट्स जो हैं वो एशिया प्रशांत क्षेत्र में ये लोग प्राप्त नहीं कर पाएंगे, इस बारे में बता रहा है। तो इस मद्देनजर से ये न्यूज़ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आता है वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स, विश्व प्रजातंत्र इंडेक्स जो है 2023 आई है। किसके द्वारा लॉन्च की जाती है, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा लॉन्च की जाती है। रिसर्च बॉडी है ये ब्रिटिश न्यूज़पेपर द इकोनॉमिस्ट की, और ये एक एनुअल रिपोर्ट है। ठीक है, जो कि लॉन्च की जाती है, तो 2024 में आया है। इसके हिसाब से बताता है कि, तो इसको फिर से बता रहा हूँ कि फुल डेमोक्रेसीज जो है इनका स्कोर 8 से ऊपर है। ऐसी कंट्रीज़ हैं टोटल 24, और अगर परसेंटेज ऑफ कंट्रीज देखी जाएंगी तो 14.4 कंट्रीज आएंगे। तो नंबर ऑफ कंट्रीज से मतलब रखो। फ्लॉट डेमोक्रेसी वाली है जो कि स्कोर 6 से आगे है। ठीक है, जो 50 कंट्रीज को रखता है। मोर देन 4 वाली कंट्रीज हाइब्रिड रिजीम्स में मानी जाएंगी, 34 कंट्रीज हैं, और ऑथोरारियन रिजीम्स वाली कंट्री 2 से ऊपर हैं, जो कि 59 कंट्रीज आती हैं। 167 कंट्रीज पर टोटल ये जो रिपोर्ट आई है उसमें इंडिया की रैंक है 41वीं। इंप्रूव किया है इंडिया 4 पॉइंट के साथ, क्योंकि 2022 वाली रिपोर्ट में 46वें नंबर पर था। तो इसको लिखते कैसे मैंने एक बार और बताया, लेकिन आप लोग फिर भी लिख लीजिएगा। 41 डिवाइड बाई 167। ठीक है, किस सन में, तो 2024 वाली रिपोर्ट में। 2022 वाली रिपोर्ट में आप कैसे लिखोगे, 46। ठीक है, इतनी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। इंडिया जो है फ्लॉट डेमोक्रेसी के साथ आ रही है 7.8 के स्कोर पर। ठीक है, तो इसके बीच में कहीं आ रही है 6 से ऊपर, यानी कि फ्लॉट डेमोक्रेसी के सेक्टर में आती है इंडिया। ठीक है, फिर आता है, एक बार ऊपर से देख लेते हैं, तो रैंक 1, 2, 3 अगर देखा जाए डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में, सॉरी मैंने 24 लिख दिया है क्या, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023। ठीक है, तो डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 में अगर देखा जाए तो पहले नंबर पर आता है नॉर्वे, दूसरे नंबर पर न्यूजीलैंड, तीसरे नंबर पर आइसलैंड आता है क्रमशः। ठीक है, तो ये घटता हुआ क्रम है, 1, 2, 3 ये घटता हुआ क्रम है। ठीक, फिर आते हैं हम लोग टॉप बॉटम कंट्रीज़ के साथ। जो बॉटम में आने वाली कंट्री है तो अफगानिस्तान इसमें डेमोक्रेसी इंडेक्स में सबसे नीचे आता है, क्योंकि यहाँ पर डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं है। फिर दूसरे नंबर पर आता है म्यांमार, और तीसरे नंबर पर आता है कोरिया। ठीक है, नॉर्थ कोरिया। तो 165, 166 और 167वां रैंक रखे हैं। मैं एक बार और ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ जितने लोग भी ये सीरीज़ देख रहे हैं। सबसे पहले आप लोग लिखो यस सर वॉचिंग। ठीक है,
यस सर वॉचिंग। ठीक है, अब यहाँ पर सुन लीजिएगा कि मैं तो उसी हिसाब से कमेंट देखूंगा कितने लोग जो है 34-35 मिनट तक इस लेक्चर को देखे थे। मैं आपसे स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, ठीक है, कि बहुत सारी अटकलें लगाई गई हैं और मोस्ट ऑफ द केस में, मैंने मोस्ट ऑफ द केस बोल दिया, ये हो सकता है कि पीसीएस एग्जाम 27 को ना हो। ठीक है, स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ। लेकिन जो मेरे कहने मुद्दे वाली बात है वो ये है, इसीलिए हम लोग का बहुत कुछ स्लो डाउन भी हुआ, जैसे बाकी जो लेक्चर सारे थे 108 दिन के, स्लो डाउन कर दिया गया उसको, कि इंग्लिश की जो आई दृष्टि है दोस्तों वो हिंदी वाली आई दृष्टि से डिफरेंट है। ठीक है, आप खुद भी देख सकते हो कि डिफरेंट है। हो सकता है टॉपिक्स एक मिल जाए, वैसे टॉपिक्स वन लाइनर सब में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन मुझे जो पढ़ने पर महसूस हुआ, मुझे लगा कि इंग्लिश वाली जो आई दृष्टि है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा कंसाइज है और इसके कंटेंट ज़्यादा क्रिस्प है। इसीलिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि जो इंग्लिश का हम लोगों ने स्टार्ट किया था, जब आई दृष्टि नहीं आई थी तो पीडीएफ से स्कैन करके स्टार्ट कर दिया था, तो जो वो क्रम है उसको निरंतर बरकरार रखा जाए। क्यों? क्योंकि हम भी हिंदी पढ़ा सकते हैं, 2-3 दिन में हिंदी पढ़ा देंगे, 4 दिन में हिंदी पढ़ा देंगे। ठीक है, टीम मिल करके हिंदी पढ़ा देगी। लेकिन हिंदी को अभी ऑब्जेक्टिव मोड में रखा गया सबसे पहले, जो कि गौरव सर कराए। इंग्लिश वाला जो है वो कंटिन्यूएशन में चल रहा है, क्योंकि इंग्लिश में कंटेंट डिफरेंट है तो इसको पढ़ाना भी जरूरी है। ठीक है, तो ये हिंदी के कंटेंट चूंकि प्योर हिंदी में है नहीं, और मैं बार बार गुजारिश करता हूं कि स्क्रीन पर देख कर आप कोई चीज़ मत सुनिए। देखिए, स्क्रीन पर देखते हुए जब आप सुनते हो तो आपको बोरियत होती है, क्योंकि सेम कंटेंट आपको नहीं मिलता है। अपनी लिसनिंग हैबिट बढ़ाने के लिए, ठीक है, कहा जाता है कि एक गुड ओरेटर जरूरी नहीं कि गुड लिसनर हो। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूं तो जरूरी नहीं है मुझे सुनना भी अच्छा लगता हो, बट इफ़ यू आर ए गुड लिसनर, अगर आप सुनने में बहुत अच्छे हो, ठीक है, तो निश्चित तौर पर आपके पास माइंड में कंटेंट ज़्यादा होगा, जो कि बोलने में अगर नहीं काम आ रहा है तो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करने में काम आएगा। मेरा लेक्चर जब भी देखो, जितने लोग जेन्युइनली फॉलो कर रहे हो, अगर वो 10 की संख्या है तो भी कोई इशू नहीं है, जेन्युइनली फॉलो करने वाले लोग स्क्रीन को उल्टा कर दिया करो। ठीक है, पेन अपनी चालू रखा करो, उसके बाद सुना करो। पहली बार 1.5x पे सुना करो बिना नोट्स बनाए। ठीक है, लेक्चर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। अगर 1 घंटे का होगा तो वो आधे घंटे से 45 मिनट के बीच में खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ें बकवास होंगी तो उसको आप 5 सेकंड स्किप कर दोगे, जैसे अभी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो आपको लगेगा ना सुनने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ठीक, कुक्कू एफएम टाइप फीलिंग आएगी, मतलब सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए इस तरह से, लेकिन आएगी उसी टाइप की फीलिंग। चलिए, अगली रिपोर्ट जो है वो है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, जिसको रिलीज किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो यहाँ पर 2 हमने रिपोर्ट देख ली जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज की जाती है। ठीक है, तो ये 19th एडिशन आया था आपका ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट का, जिसकी टाइटल है फ्रॉम लाइफ टू लैब साइंस इन एक्शन। तो टाइटल एक बार और मैं यहाँ पर रिवाइज कर रहा हूँ, फ्रॉम लाइफ टू लैब साइंस इन एक्शन। ठीक है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। कहा जा रहा है कि हाइलाइट्स में कि बहुत सारी ऐसे ग्लोबल इवेंट्स हुए 2023 में, जिसमें कि आपका लीथल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, बहुत सारे कंट्रीज में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आपको पता है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस है, बहुत सारी एडवर्स वेदर कंडीशन चल रही है, मौसमी कुप्रभाव चल रहा है। उसके बाद है सोसाइटल डिसकंटेंट है, कहीं ना कहीं सामाजिक असंतुष्टि है, और ये सब कुछ जो है कंट्रीब्यूट करता है प्रीडोमिनेंटली निगेटिव आउटलुक, यानी कि एक तरीके से समाज में या ग्लोबली वैश्विक रूप से रिस्क फैक्टर बढ़ाने में एक तरह से प्रीडोमिनेंट है, यानी कि काम करता है, ऐसे समझ लो, निगेटिवली वर्क करता है। ठीक है, ग्लोबल रिस्क को अगर 2 टर्म में देखा जाए, सीवीआरटी को, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म हम लोग 2 सालों के लिए देखेंगे और लॉन्ग टर्म हम लोग देखेंगे 10 सालों के लिए। तो नीचे जो टेबल है उसको समझते हैं कि पहला क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, कि गलत तरीके की न्यूज़ फैलाई जा रही है, मिस इन्फॉर्मेशन है, और डिस इन्फॉर्मेशन की जो चीज़ इन्फॉर्मेशन नहीं है उसको भी इन्फॉर्मेशन के तरीके से दिखाया जा रहा है। ठीक, और 10 सालों में अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट जो है वो एक बड़ा फैक्टर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आपका मौसमी प्रभाव ज़्यादा प्रीडोमिनेंट हो सकता है। दूसरा है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। अगर शॉर्ट टर्म में देखा जाए तो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन को हम लोग दूसरे नंबर पर प्रभावकारी फैक्टर्स में देख सकते हैं। और तीसरा हम लोग देख सकते हैं सोसाइटल पोलराइजेशन, जिस तरह से सामाजिक ध्रुवीकरण हो रहा है उसको। ठीक है, लॉन्ग टर्म की तीनों बात की जाए तो पहला है एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, कि सबसे ज़्यादा जो चिंताजनक स्थिति है वो है ग्लोबल वार्मिंग की, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन की। दूसरा है क्रिटिकल चेंज इन अर्थ सिस्टम, बहुत सारे क्रिटिकल चेंजेस आ रहे हैं जो अर्थ का सिस्टम है, जो हमारी पृथ्वी है उसके सिस्टम में। ठीक है, यानी कि पृथ्वी खुद को कहीं ना कहीं संतुलित कर रही है, जिससे हम लोग भूस्खलन की चीज़ें देख रहे हैं, अर्थक्वेक्स की चीज़ें देख रहे हैं, या वॉल्केनिक इरप्शन देख रहे हैं। और तीसरा इसमें बायोडाइवर्सिटी लॉस और इकोसिस्टम कोलैप्स की चीज़ें हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म में, यानी कि 10 साल वाले उसमें देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी का लॉस, जो भी जैव विविधता है उसका लॉस, और इकोसिस्टम के कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं।
अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन, मतलब एक तो गलत खबरें पहुंचाई जाएंगी और दूसरी, जैसे गलत खबरों का मतलब यह है कि टाटा, मान लो रतन टाटा की डेथ कल हुई, ठीक है, तो उसको बताया जाएगा कि 2 महीने पहले से ही मर चुके थे, ठीक है, और छुपा कर रखा गया था, मान लो ऐसा कुछ, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन है। दूसरा हो जाएगा डिस इन्फॉर्मेशन। डिस इन्फॉर्मेशन मतलब वो जो खबर नहीं है, ठीक, सपोज कर लो कि किसी मुर्गी ने 2 अंडे एक साथ दे दिए, तो उसको जो है बढ़ा चढ़ा के बस एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रहा हूं, तो डिस इन्फॉर्मेशन, तो इससे बच करके रहना है। ये भारत में पहला रिस्क हो सकता है इंडिया में, ठीक है, क्योंकि टोटल जो है 1.4 बिलियन की हमारी पॉपुलेशन है और जिसमें 50% इंटरनेट पेनिट्रेशन से गुजर रही है, यानी कि 50% लोगों को इंटरनेट के द्वारा न्यूज़ मिल रही है। और ये, ठीक है, तो इलेक्शन को लेकर के ये बताया जा रहा था कि 1.4 बिलियन लोग हैं जो कि हेड करेंगे, यानी कि पार्टिसिपेट करेंगे जो भी जनरल इलेक्शन होने वाले हैं अप्रैल मई में, उसको लेकर के। हालांकि इलेक्शन बीत चुके हैं, कहने का मतलब कोई भी जो आपकी गलत सूचना, और सूचनाओं में सबसे बड़ा खतरा जो है वो लेकर के भारत पहले नंबर पर इसी कारण से था, ठीक है। फिर इसमें कुछ चीज़ें और दी हुई हैं, जैसे AI ड्रिवन मिसअंडरस्टैंड इन्फॉर्मेशन को लेकर के, डिस इन्फॉर्मेशन को लेकर के, ये भी जो है सोसाइटल पोलराइजेशन को वो देती हैं कि भाई, चूंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब आवाज़ें भी निकाल सकता है सेम व्यक्ति की, चेहरा भी बना सकता है, तो बहुत सारा ऐसा काम है जो कि मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए किया जा सकता है, ठीक। वहीं कुछ देखा जाए अगर कि ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, अगले 2 सालों में, क्लोज द 3 बिलियन पीपल विल हेड टू द इलेक्टोरल पोल्स। अगले कुछ सालों में, 2 सालों में लगभग 3 बिलियन लोग जो है इलेक्टोरल पोल्स यानी कि आम चुनाव में भाग लेंगे। सेवरल इकोनॉमीज़ में, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में, इंडिया में, यूनाइटेड किंगडम में, मेक्सिको में और इंडोनेशिया में, तो वहाँ भी ये चक्कर मिस इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन का जो है लीड करेगा। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को देखा जाए, इकोनॉमिक रिस्क को देखा जाए, जैसे कि इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक डाउन टर्न को देखा जाए, तो ये सब भी सीरियस कंसर्न होंगे आपका 2024 के लिए, ठीक है। वहीं इंटर स्टेट आर्म कॉन्फ्लिक्ट को डिफाइन किया गया है नए इंट्रेंट की तरह से, जो कि टॉप रिस्क रैंकिंग ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स में, तो अगले 2 वर्षों में ये भी जो है टॉप रिस्क रैंकिंग के तौर पर इस मतलब रैंक दी गई है कि ये सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है जो भी इंटर स्टेट का कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक। फिर आता है CPI या करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। अच्छा, इसको एक बार और मैं समअप कर देता हूँ। देखिए, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जारी की जाती है WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसका टाइटल है फ्रॉम लाइफ टू लैब, साइंस इन एक्शन। बहुत सारे हाइलाइट्स में ये बताता है कि लीथर कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे 2023 में, बहुत वेदर कंडीशन चेंज हुई थी, सोसाइटल डिसकंटेंट है यानी कि लोगों में सामाजिक रूप से बहुत संतुष्ट नहीं, असंतुष्टता है, ये सब कुछ एक निगेटिव प्रीडोमिनेंट लुक दिखाता है, आपके रिस्क की ओर दिखाता है, ठीक है। फिर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के रूप में हम लोग ग्लोबल रिस्क को रैंक कर सकते हैं, जिसमें शॉर्ट टर्म को 2 वर्षों के लिए देखा गया और लॉन्ग टर्म को 10 वर्षों के लिए देखा गया है। तो सबसे ज़्यादा शॉर्ट टर्म के लिए जो घातक चीज़ें हैं वो है मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिस इन्फॉर्मेशन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट और तीसरा सोसाइटल पोलराइजेशन। वहीं अगर लॉन्ग टर्म की बात की जाए, 10 वर्षों की बात की जाए, तो उस दौरान एक्सट्रीम वेदर कंडीशन या इवेंट्स को सबसे पहले नंबर पर रखा गया है, क्रिटिकल चेंज इन अर्थ सिस्टम को दूसरे नंबर पर, और बायोडाइवर्सिटी का लॉस होगा, एक और सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, उसको तीसरे नंबर पर। भारत के बारे में कहा जा रहा है, चूंकि ये न्यूज़ पहले लिखी गई रही होगी तो इसलिए भारत के बारे में कहा जा रहा है, चूंकि 1.4 बिलियन लोग अप्रैल मई में होने वाले जो आम चुनाव है उसमें भाग लेने वाले थे, इसलिए मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन भारत के लिए पहली सबसे बड़ी रिस्क फैक्टर हो सकती है। अगले 2 सालों की बात की जाए तो लगभग 3 बिलियन लोग आम चुनाव में भाग लेंगे, जो कि कुछ कंट्रीज़ को लेकर हैं, जैसे UK को लेकर के है, इंडिया, इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट्स और मेक्सिको को लेकर के, ठीक है। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट की बात की जाए तो ये एक रिस्क और आता है जो कि AI ड्रिवन इन्फॉर्मेशन को, मिस इन्फॉर्मेशन को लेकर के हो सकता है, यानी कि चूंकि AI जो है अब इंटरनेट को बहुत ज़्यादा क्या बोली हुई है, छेकी हुई है, ऐसे कह सकते हो कि वहाँ पर पूरी तरह से छाई हुई है AI, तो बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन भी फैल सकता है जो कि सोसाइटल पोलराइजेशन को जन्म दे देगा, ठीक। कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस या इकोनॉमिक रिस्क की बात की जाए कि जिस तरह से कहीं रहने का जो खर्च है वो बढ़ता जा रहा है कंट्रीज़ में, या इकोनॉमिकली अगर देखा जाए, आर्थिक रूप से लोगों को देखा जाए तो वो कहीं ना कहीं कुछ फेलियर्स के कारण कमज़ोर होंगे, या उसके रिस्क को देखा जाए तो ये भी एक सीरियस कंसर्न हो सकता है 2024 के लिए। इंटर स्टेट में जो आर्म कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही है, जैसे अभी आप देख रहे थे रशिया यूक्रेन में चल रही है, इजराइल गाजा पट्टी के साइड चल रही है, ठीक है, तो
ये भी एक न्यू इंट्रेंट माना जा सकता है और इसको भी टॉप रैंक दी गई है आपके नेक्स्ट 2 सालों के लिए। ठीक, तो इस तरह से कुछ रिस्क रिपोर्ट आई थी, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, जिसके बारे में मैंने आपको मोटा मोटा फिर से रिवाइज कर दिया है। ठीक है, फिर आता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसके द्वारा रिलीज़ किया जाता है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है, उसके द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है और जनवरी में रिलीज़ किया गया है 2023 वाला डेटा, याद रखिएगा जनवरी में रिलीज़ किया गया है 2023 वाला डेटा। तो CPI 2023 आया है। CPI टोटल 180 कंट्रीज़ की यहाँ पर रैंकिंग करता है। 0 को माना जाता है सबसे ज़्यादा करप्ट कंट्री, वहीं 100 को सबसे क्लीन कंट्री माना जाता है। ठीक है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि 2/3 जो कंट्रीज़ का ग्रुप है वो 50 से नीचे स्कोर करता है। ठीक है, और मतलब 100 में 50 से नीचे स्कोर करता है, जो कि सीरियस करप्शन को दिखाता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड 66% से ऊपर कंट्रीज एक सीरियस करप्शन में इन्वॉल्व है। ग्लोबल एवरेज जो है वो 43 का है। ठीक है, ये ग्लोबली अगर टोटल एवरेज देखा जाए तो 43 का आता है। टॉप 3 कंट्रीज में डेनमार्क 90 नंबर पा के सबसे टॉप पर है। ठीक है, 6वें वर्ष लगातार, तो डेनमार्क में थोड़ा भी करप्शन नहीं है, ऐसा मान सकते हैं। फिनलैंड और न्यूजीलैंड उसको चेज कर रहे हैं क्रमशः 87 और 85 पॉइंट के साथ। तो 1, 2, 3 आपको पता चल गया, डेनमार्क, फिनलैंड और न्यूजीलैंड जो है क्रमशः 1, 2, 3 90, 87 और 85 के स्कोर के साथ ऊपर है। द रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कहता है, जो पब्लिश किया जाता है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा, जो कि एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, तो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं बता रहा था, वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट, इसी के द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जारी किया जाता है। और इसका मेन काम ये है कि ग्लोबली, वैश्विक रूप से, जैसे जो भी रूल ऑफ लॉ है, यानी कि लॉ के जो भी नियम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनाए जो भी विश्व, जैसे मान लो कि इंडिया का कुछ रूल ऑफ लॉ है तो इंडिया वाले अपना लें। ठीक, या ग्लोबली कोई रूल ऑफ लॉ है तो उसको ग्लोबली अपनाया जाए, ये इसका मुख्य टारगेट होता है। ठीक है, तो अगर कंट्रीज़ की बात की जाए जो कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में सबसे नीचे आते हैं, वो कौन कौन आता है, तो सीरिया सबसे खराब कंट्री है। ठीक है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा करप्शन है। वेनेजुएला में दूसरे नंबर पर, और सोमालिया में सबसे ज़्यादा करप्शन है, उसके बाद है वेनेजुएला और फिर सीरिया। यहाँ पर उल्टा लिख दिया है, हर बार दूसरे तरीके से लिखता है। ठीक है, तो स्कोर जो है 13, 13 और 11 का है। तो सोमालिया तो बहुत ही रद्द कंट्री है, केवल 11 नंबर पाई है 100 में। समझ लीजिए, आपकी क्लास का कोई बच्चा अगर 100 में 11 नंबर पाए तो उसको फेल बोलते हैं, तो इससे फेलियर कंट्री है सोमालिया, वेनेजुएला और सीरिया। इंडिया क्या है, इंडिया थोड़ा बहुत इज्जत बचाई है 50% नंबर पा करके लगभग। तो कह रहा है कि 93 आउट ऑफ 180, तो 93वें नंबर पर है भारत। हालांकि खराब है स्थिति, लेकिन 93वें नंबर पर है 180 कंट्रीज़ में। ओवरऑल स्कोर जो है इंडिया का 2023 में 39 था, तो पास तो हो गई है 6 नंबर से कुल मिलाकर के, और जो कि 2022 के स्कोर से घट गया 1 नंबर। 2022 में 40 नंबर पाई थी। ठीक है, तो अभी इंडिया का 39 नंबर स्कोर है और इंडिया का रैंकिंग जो है वो है 93rd। ठीक है, तो ये 2 चीज़ याद रखेंगे, और पहली, दूसरी, तीसरी कंट्रीज़ को भी याद रखेंगे कि पहले नंबर पर है आपका डेनमार्क, दूसरे नंबर पर है आप फिनलैंड और तीसरे नंबर पर न्यूजीलैंड। ठीक है, चलो भारत की नेबरिंग कंट्रीज़ की बात की जाए तो 2-3 कंट्री की बात कर सकते हो, जैसे भूटान की बात कर लो, चाइना की बात कर लो। ठीक है, जो कि 26 और 76वें नंबर पर है। तो भूटान एक बहुत ही आदर्श देश मुझे दिखाई दे रहा है, मज़ा ही आ गया एकदम। और 108वें नंबर पर है नेपाल। पाकिस्तानों को कौन पढ़ेगा, नहीं पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, आता है ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ये भी इंडेक्स बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसमें जितनी चीज़ें बता रहा हूँ उतनी चीज़ें याद रखनी है कि इंडिया जो है अटेन की है 111वीं रैंक 125 कंट्री में। किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है, तो 2 संस्थाएं हैं, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर लाइफ। ठीक है, वेल्थ हंगर लाइफ, तो दोनों नाम याद करिए, क्योंकि हमेशा जो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है। तो कौन सा ग्लोबल हंगर इंडेक्स है, 2023 वाला है। कौन कौन संस्थाएं आई हैं इसको बनाने के लिए, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ, ये दोनों संस्थाएं मिलकर के इसको रिलीज करती हैं। भारत की रैंकिंग क्या है, तो 111वीं रैंकिंग है, जो कि काफ़ी पुअर है 125 कंट्रीज़ में। ठीक है, थीम है द पावर ऑफ यूथ इन शेपिंग फूड सिस्टम। तो याद रखिएगा, हंगर वाला इंडेक्स जो है उसमें फूड सिस्टम भी आया हुआ है, द पावर ऑफ यूथ इन शेपिंग फूड सिस्टम, यानी कि यूथ को फूड से जोड़ा गया है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंक्लूडेड कंट्रीज कितनी थी, 136, लेकिन 125 ने ही सफिशिएंट डेटा प्रोवाइड किया, इसीलिए 125 के नाम पर ही सारी रैंकिंग बनाई गई। तो टोटल कंट्री कितनी पार्टिसिपेट हुई थी, 136, लेकिन एक्चुअल डेटा किसने प्रोवाइड किया, 125 ने, तो उसी के बेसिस पर रैंकिंग निकाली गई। ठीक है, यहाँ पर 2 संस्थाएं जिसका नाम है कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्थ हंगर हेल्थ, ये दोनों नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि NGO बेस्ड कंपनी है, जो कि क्रमशः आयरलैंड और जर्मनी की हैं रिस्पेक्टिवली। तो अगर
कंसर्न वर्ल्ड वाइड की बात की जाए तो ये आयरलैंड की है, वहीं वेल्थ हंगर हेल्थ की बात की जाए तो ये जर्मनी है। ठीक है, तो जर्मनी वाला कैसे याद करोगे, चूंकि वेल्थ हंगर में जी आ रहा है ना, ठीक है, ये तो इसको याद कर लेना कि ये जर्मनी की कंपनी है। ठीक है, फिर आता है इट इज़ अ टूल डिजाइन टू कॉम्प्रिहेंसिव मेजर एंड ट्रैक हंगर एट ग्लोबल। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव मेजर करता है, मतलब बड़े तौर पर ये मेजरमेंट दिखाता है और ट्रैक करता है कि जो भूखमरी है या एक तरह से जो भूख है वो ग्लोबली किस तरह से रैंक की जा सकती है, फिर रीजनल लेवल पर किस तरह से दिखाई जा सकती है, नेशनल लेवल पर किस तरह से दिखाई जा सकती है, और ये मल्टीपल डायमेंशन में हंगर को समय के साथ जो है दिखाने में सक्षम है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि एक टूल है बेसिकली ये, जो कि कॉम्प्रिहेंसिवली मेजर करता है कि कहाँ पर कितनी भूखमरी है। ठीक है, और उसको ट्रैक भी करता है, चाहे फिर वो ग्लोबल स्तर हो, रीजनल स्तर हो, क्षेत्रीय स्तर हो, राष्ट्रीय स्तर हो, या फिर कोई भी स्तर हो, तो सारे डायमेंशंस में ही टाइम के साथ ये चीज़ों को दिखाता है। मेथोडोलॉजी है कि 4 इंडिकेटर हैं इसके बेसिकली, ठीक है, जिसके बेसिस पर इसको दिखाया जाता है। अंडर नरिशमेंट यानी कि कुपोषण जैसी स्थिति होगी, चाइल्ड स्टंटिंग यानी कि अगर बाल का ठिगनापन है, स्टंटिंग मतलब कि वो लंबाई नहीं बढ़ रही है, चाइल्ड वेस्टिंग अगर उसका वजन कम है, ठीक है, और चौथा चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो चारों इंपॉर्टेंट है, इससे लेकर के यूपीएससी में डायरेक्ट प्रश्न पूछा हुआ है और डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि कौन कौन से वो 4 मेजर फैक्टर हैं जिनसे कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इन चारों पैरामीटर्स पर चीज़ें नापी जाती हैं। तो पहला है अंडर नरिशमेंट यानी कि बच्चा कुपोषित है या नहीं, दूसरा है चाइल्ड स्टंटिंग, क्या उसमें ठिगनापन है, चाइल्ड वेस्टिंग, क्या उसमें हल्कापन है यानी कि उसका वजन नहीं बढ़ रहा है, और पांचवा चाइल्ड मोर्टेलिटी या और जीवन प्रत्याशा यानी कि बच्चा ऐसा तो नहीं है कि उसकी डेथ हो जा रही है पैदा होने के कुछ वर्ष बाद, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी कैसी है किसी भी कंट्री में। ठीक है, अंडर नरिशमेंट 1/3 प्लस चाइल्ड स्टंटिंग 1/6 प्लस चाइल्ड वेस्टिंग 1/6 और चाइल्ड मोर्टेलिटी 1/3, इसी को मिलाकर के GHI स्कोर बनता है, जो कि भारत का खराब है, तभी जो है भारत की रैंकिंग जो है 111 हुई है। GHI 2023 की रिपोर्ट की बात की जाए तो बेलारूस, बोस्निया और हर्जेगोविना, चिली, चाइना आर अमंग द टॉप रैंक्ड कंट्रीज, लो लेवल ऑफ हंगर है यहाँ पर, और वहीं यमन, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिक, ठीक है, ये जो है बॉटम में स्थित हैं। तो 4 कंट्रीज के नाम कौन कौन से हैं, नाम नोट करिएगा। लिख रहा है बेलारूस, बेलारूस की कैपिटल है मिन्स्क, ठीक है। बोस्निया हर्जेगोविना एक ही कंट्री है जिसकी कैपिटल है सराजेवो कैपिटल है, लेकिन एक बार चेक कर लीजिएगा। चिली, चिली की कैपिटल है सैंटियागो है, ठीक है। चाइना की कैपिटल मालूम ही होगा आपको। ये टॉप रैंक कंट्रीज हैं जहां पर लो लेवल ऑफ हंगर है, मतलब यहां पर भूखमरी नहीं है, जैसा कि इन देशों ने डेटा दिया होगा, ठीक। वहीं यमन, इसकी कैपिटल आप देख लो, मेडागास्कर, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये जो है बॉटम कंट्रीज हैं। Global hunger remains too high and progress on reducing hunger has largely stalled. The 2023 global GHI स्कोर जो ग्लोबली अगर देखा जाए तो उसका स्कोर आता है 18.3, इन तीनों को मिला करके। कंसिडर्ड मॉडरेट, डाउन लेस देन 1 पॉइंट फ्रॉम 2015 ग्लोबल स्कोर डेटा 19.1, ठीक है। तो 1 पॉइंट कम है अगर 2015 के डेटा से कवर किया जाए। सम कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश हो गया, चाड हो गया, जिबूती हो गया, लाओ PDR हो गया यानी कि लाओस, ठीक है, मोजाम्बिक हो गया, नेपाल, तिमोर लेस्ते, इन्होंने रिमार्केबल प्रोग्रेस शो किया है 2015 से। तो अब ये देखो कब काम आएगा, ये डेटा काम आता है आप जब बात करते हो मेंस की, ठीक है। तो मेंस में आप ऐसे दिखा सकते हो कि कुछ कंट्रीज हैं जो कि अपने द्वारा कई सारा एफर्ट्स के द्वारा, बांग्लादेश हो गया, चाड, जिबूती, लाओ PDR, मोजाम्बिक, नेपाल, तिमोर लेस्ते पिछड़ी हुई कंट्रीज हैं, ठीक है, लेकिन काफ़ी रिमार्केबल चेंजेस इन्होंने किया है। साउथ एशिया और साउथ अफ्रीका, साउथ ऑफ द सहारा की बात की जाए तो ये हाईएस्ट हंगर लेवल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। साउथ एशियन कंट्री यानी कि भारत भी उसमें आ जाएगा, या एंड अफ्रीका साउथ ऑफ द सहारा को देखा जाए, जो सहारा डेजर्ट है उसके अगर साउथ की कंट्रीज देखी जाए तो ये जो दोनों रीजन है ये हाईएस्ट हंगर लेवल्स को दिखाता है, जहां पर GHI स्कोर 27 है, ईच इंडिकेटिंग सीरियस हंगर इन बोथ रीजन, और यहाँ पर सीरियस भूखमरी या भूख की बात चलती है, ठीक है। ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया डोमिनेट बाय पॉपुलस चाइना हैज द सेकंड लोएस्ट GHI स्कोर ऑफ एनी रीजन इन द रिपोर्ट। तो पूर्वी और साउथ ईस्ट एशिया की बात की जाए, जो कि बहुत ज़्यादा चाइना जिसमें डोमिनेट करता है, वहाँ पर सबसे कम भूखमरी वाली बात चलती है, ठीक है। इंडिया 111वीं पोजीशन है, 125 कंट्री में GHI स्कोर 28.7 है, जो कि सीरियस दिखाता है GHI सीवियरिटी को हंगर स्केल में, ठीक है। दिस शोज अ स्लाइट इंप्रूवमेंट फ्रॉम GHI 2015 29.2, जो कि
15 में भारत का डेटा था, वहाँ से दिखाता है कि थोड़ा बहुत जो है इंप्रूवमेंट भारत में हुआ है। कंपैरिजन किया जाए नेबर्स के साथ, उनके पड़ोसी देशों के साथ, तो श्रीलंका का 60वां रैंक है, बांग्लादेश का 81वां रैंक है, नेपाल का 69वां और पाकिस्तान का 102। क्या खाक विश्वगुरु बन रहे हैं। ठीक है, अब डेटा देख के तो मुझे नहीं लगता है भाई, बाकी कोई भक्त हो तो अपना बात कह सकता है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने खत्म कर लिया। 54 मिनट का लेक्चर है और हो सकता है कि आज ही आपको नेक्स्ट लेक्चर दे दिया जाए जो कि इंटरनेशनल इवेंट्स को लेकर के है, जिसमें सुपर टाइफून यागी आया हुआ है। ठीक है, उसके बारे में कुछ बातें हैं। यूरोपियन यूनियन ने अप्रूव किया है वर्ल्ड का पहला मेजर AI लॉ, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कोई लॉ लेकर के आया है। चाइना ने ओपन किया है क्विलिंग स्टेशन अंटार्कटिका के लिए। ठीक है, फिर हम लोग देखेंगे न्यूज़ इन शॉर्ट्स और इसके बाद हम लोग का हो जाएगा ये टॉपिक खत्म। और फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हो सकता है कि वो मैम ले, यहाँ पर रैंकिंग सारे कंट्रीज़ की दी हुई है। ठीक है, इसको मैं एक बारी पढ़ा दे रहा हूँ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो आता है, जो कि रिलीज़ किया जाता है कंसर्न वर्ल्ड वाइड के द्वारा, 111वीं रैंकिंग है इसमें भारत की। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2023-24 आया था, UNDP के द्वारा रिलीज़ किया था, 134वीं रैंकिंग है भारत की और टॉप रैंक इसमें आया है स्विट्जरलैंड का। फिर आता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 का, जो कि वीपो के द्वारा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया जाता है। 40वीं रैंक है भारत की, स्विट्जरलैंड इसमें भी टॉप कर रहा है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स आता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, 129वीं रैंक है भारत की 146वीं कंट्री में। आइसलैंड इसमें टॉप किया है। हेनले पासपोर्ट में भारत की रैंकिंग है 85, 199 कंट्रीज़ में। सिंगापुर, जापान, जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस साथ में टॉप किए हैं। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 39वीं, जारी किया था IMD इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा। सिंगापुर कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में पहले नंबर पर है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग बहुत खराब 176वीं है। इस्टोनिया इसमें पहले नंबर पर है और येल यूनिवर्सिटी एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किया था है। करप्शन परसेप्शन में भारत ने अपनी लाज बचा करके रखी है, 180 कंट्रीज़ में 193वें नंबर पर है। ठीक है, और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा इसको जारी किया जाता है। डेनमार्क इसमें पहली कंट्री है जहां पर सबसे कम करप्शन है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग है 7वां, डेनमार्क चौथे नंबर पर है। कोई भी पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर नहीं है, तो भारत की रैंकिंग इसमें अच्छी है। जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। फिर बात करें एयर पावर इंडेक्स की, तो जो IAF है उसकी रैंक आती है 6 और पहला जो है उसमें आपका यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स आता है। फिर आता है ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक है 116, इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया था। आइसलैंड, आयरलैंड और ऑस्ट्रिया पहले, दूसरे और तीसरे नंबर पर आते हैं। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में भारत की रैंक है 42, ग्लोबल लिविलिटी में 141 नंबर पर दिल्ली और मुंबई आता है। ठीक है, फिर आता है प्रेस फ्रीडम में, तो भारत की रैंक 159 है, पिछली बार 161 थी, तो थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है। नॉर्वे पहले नंबर पर है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जो है इसको जारी किया जाता है। वहीं डेमोक्रेसी इंडेक्स में 41वें नंबर पर भारत है, नॉर्वे पहले पर, डेनमार्क दूसरे, स्वीडन तीसरे और सबसे लास्ट में एरिट्रिया आता है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा इसको जारी किया था। ठीक है, तो इतनी सारी रैंक मैंने यहाँ पर बता दी है। थोड़ा सा पोर्शन बचा है, उसके साथ मैम जो है नेक्स्ट पोर्शन लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।